अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑर्थोवर्स विद डॉक्टर वकार। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन जो मुझे एक सवाल बार बार पूछा जाता है और मैं जिसका जवाब दे दे कि भी थक जाता हूं, पर मरीज को बात समझ नहीं आती। मरीज आके हड्डी वाला खास तौर पे ये पूछता है कि जनाब मैं दूध पी लूं। मैं क्या आपको दूध पिए? दूध पीने से तो हड्डियां मजबूत होती हैं, ताकत आती है। वो तो मरीज आगे से कहता है नहीं डॉक्टर साहब, वो फलाने ने मुझे बताया कि दूध पीने से रेशा पड़ जाएगा, तो हमने तो दूध नहीं पिलाया बच्चे को। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या दूध पीने से रेशा पड़ सकता है आपकी हड्डी में, ऑपरेशन वाली जगह पे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो इन्फेक्शन होता है वो उसकी वजूहात क्या है। इन्फेक्शन की जो वजूहात है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो इन्फेक्शन की वजह है जो कि मरीज की वजह से है कि मरीज का ऑपरेशन से पहले हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है कि मरीज को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन रेशा ना पड़े। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है वो सर्जन से रिलेटेड होता है, डॉक्टर के रिलेटेड होता है कि डॉक्टर ने किन किन चीजों का ख्याल रखा है और किन चीजों का ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। और आखिरी जो थर्ड जो हमारी होगा रिस्क फैक्टर की वजह वो होगी हॉस्पिटल रिलेटेड, कि हॉस्पिटल ने मरीज को, डॉक्टर को क्या क्या इन्वायरमेंट, क्या क्या चीजें मुहैया की है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर जो कि पेशेंट की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है एचबी लेवल। अगर ऑपरेशन से पहले आपका हीमोग्लोबिन एचबी कम है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो एचबी का काम होता है ऑपरेशन वाली जगह पे खुराक पहुंचाना होता है और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जितनी आपकी एचबी कम होगी ऑपरेशन वाली जगह पे उतनी ही कम खुराक जाएगी और उतनी ही कम ऑक्सीजन जाएगी, और ऑक्सीजन टिश्यू हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। चीज आ जाती है जितनी आपकी एज ज्यादा होती है आपको बीमारियां लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह जितनी ज्यादा एज में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग भी टिश्यू हीलिंग को रिटार्ड करती है, वूंड को बंद होने नहीं देती। आपको डायबिटीज है, डायबिटीज वाले मरीजों में तो ये बहुत ज्यादा मसला आता है कि हमारा जख्म बन जाता है, वो हील नहीं होता, जख्म भरता नहीं है, क्योंकि जब आपके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होगी तो ग्लूकोज जो जिस्म के सेल्स होते हैं जिनका काम होता है टिश्यू रिपेयर करना, ग्लूकोज उन सेल्स को काम करने नहीं देती। वो ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा शुगर वाले इन्वायरमेंट में वो सेल्स काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके जख्म नहीं भरते। पाँव पे जख्म हो जाता है वो कभी नहीं भरता, बहुत कम चांसेस के वो भरे। और बाज़ औक़ात मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ता है, वो वाली उंगली टांग काटनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो जिस्म होता है वो हिल ही नहीं कर पा रहा होता खून में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने की वजह से। ओबेसिटी, जो मोटापा है वो बहुत ज्यादा बीमारियों की वजह है। ओबेसिटी में भी आपको यही मसला आएगा कि आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो आता है जी गुड हाइजीन, अगर आपने अपनी ओरल पेरिएनल हाइजीन गुड रखी हुई है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। अगर आपके पखाने वाली जगह का ऑपरेशन हो रहा है, आपने साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा तो आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह अगर आपका कोई डेंटल प्रोसीजर होना है और आपने साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे तो बीमारी भी इसी वजह से होगी, और बीमारी का इलाज करने में मुश्किल भी आपकी बैड ओरल हाइजीन की वजह से होगी। उसके बाद आ जाता है मेडिकेशन। बाज़ औक़ात हम कुछ मरीज कुछ दवाइयां खा रहे होते हैं जिनकी वजह से टिश्यू हीलिंग कम हो जाती है। जैसे हम डिक्लोरान बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता है डिक्लोरान जो होती है वो टिश्यू हीलिंग, जख्म भरने में रुकावट पैदा करती है। यू गॉट इट? यस यू गॉट इट। अदर डिजीजेस, एक पेशेंट है उसको कोई दिल का मसला नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, उसके ऑपरेशन में इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे बनिस्बत उस पेशेंट के जिसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, दिल का भी मसला है, गुर्दे भी खराब है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये वाला हिस्सा हो गया जी पेशेंट की वजह से जो बाद में रेशा पड़ सकता है जख्म में। लाजमी नहीं कि आपका हड्डी का ऑपरेशन हो, ये वाले प्रिंसिपल ऑल ऑपरेशन, जो न्यूरो का ऑपरेशन है, गुर्दे मसाने का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, ये सारे फैक्टर, रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है वो यही रहेंगे। ये सिर्फ हड्डी के लिए नहीं, सारे मरीजों के लिए ये एक वीडियो है। बात करते हैं कि सर्जन रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मरीज को रेशा पड़ सकता है, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक वो पहले 2 हैं। अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह वॉशअप हुए, आपने बाकायदा अपने आप को टाइम दिया ऑपरेशन से पहले, जो सर्जन अपने आप को पेन ड्रेप साफ सफाई करता है और मरीज की जो ऑपरेशन वाली जगह की भी अच्छी तरह साफ सफाई की गई, उनको अच्छी तरह पेन ड्रेप करके ऊपर अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज शीट्स डाल के उसको पर्दा दिया गया, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और उसके बाद आ जाती है कि टिश्यू हैंडलिंग। न्यूटन का थर्ड रूल है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर सर्जन टिश्यू हैंडलिंग बड़े प्यार से करेगा, आराम आराम से टिश्यू को खोलेगा, ब्लीड जो ब्लड आता है चीरा देने के बाद उसको फौरन कंट्रोल में लाएगा, तो उससे क्या होगा, एक तो पेशेंट का जो ब्लड लॉस वो कम होगा और मरीज को टिश्यू ट्रॉमा कम होगा। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, अन्य बात चीरा देंगे, जल्दी जल्दी जी मैं जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर लूँ, रिकॉर्ड कायम कर लूँ, अपने कोलीग को जाके बताऊं जी फलाना बंदा 2 घंटे में ऑपरेशन करता है, मैंने जी ऑपरेशन आधे घंटे में कर दिया,
बेशक आपने आधे घंटे में वो ऑपरेशन कर दिया, पर उसकी वजह से जो पेशेंट को टिश्यू ट्रॉमा हुआ है, आपने जो बेढंगा उसको चीरा दिया, जल्दी जल्दी चीजें खोलने की कोशिश की, ऑपरेशन करने की कोशिश की, उसमें आपने मरीज का कोई फायदा नहीं किया, उल्टा नुकसान ही किया। मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है, और एक दफा हड्डी का खास तौर पर इन्फेक्शन हो जाए तो मरीज बेचारा रुल जाता है, खज्जल ख्वार हो जाता है, पर इन्फेक्शन उसकी जान नहीं छोड़ता। उसके बाद अगला पॉइंट है जी लिमिटेड पर्सनल। ऑपरेशन थिएटर में जो मैंने देखा है, जिसका दिल करता है वो मुंह उठा के अंदर आ जाता है, ना उन्होंने मास्क पहना होता है, ना कैप पहनी होती है, शूज भी नहीं चेंज करते जनाब, 100 वाटर पार्क के, जिसका दिल किया अंदर आ गया, जिसका दिल किया बाहर चला गया। तो इस चीज पे सब लिमिटेशन होनी चाहिए कि एनेस्थीसिया के लिमिटेड बंदे, सर्जन के लिमिटेड बंदे, और ओटीए जिन्होंने चीजें मुहैया करनी थी वो लिमिटेड बंदे मौजूद हों, बाकी कोई एक्स्ट्रा बंदा ना आए। दरवाजा भी बार बार नहीं खुलना चाहिए, जितने बेढंगे मुंह उठा के बंदे अंदर आएंगे, बार बार दरवाजा खुलेगा, बाहर का इन्फेक्शन अंदर लाएंगे, और अंदर का इन्फेक्शन भी बाहर को फैला देंगे, जो दूसरे ऑपरेशन थिएटर में जाके दूसरे मरीजों को भी इन्फेक्शन कर सकता है। एचबी ऑप्टिमाइजेशन, अगर मेरे पास मरीज है उसकी एचबी 5-6 और मैंने उसको ऑपरेशन कर दिया, तो मैं तो उसका नुकसान कर रहा हूँ, फायदा तो नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं उसकी पहले एचबी बिल्ड करूँ, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, उसका खून मुकम्मल किया जाए, 2, 3, 4 जितनी भी ड्रिप्स लगती हैं वो ड्रिप्स ब्लड की लगा के उसका एचबी लेवल ऊपर किया जाए। फिर आ जाता है जी लॉन्ग सर्जरी। कुछ चीजें होती हैं कि जब आप अनट्रेन बंदे को सर्जरी करने देते हैं, उसको प्रॉपर सुपरवाइज नहीं करते, तो सर्जरी बाज़ औक़ात बहुत लंबी हो जाती है, छोटा ऑपरेशन भी लंबा हो जाता है। और जो ऑपरेशन जितनी देर लंबा रहता है, गोश्त खुला हुआ है, बोन खुली हुई है, जितने उसके साथ इंस्ट्रूमेंटेशन की जाएगी, कभी पेच लगाया, कभी निकाल दिया जी, ठीक तरह से जो ना प्लेट या हड्डी बैठ नहीं रही, और अनसुपरवाइज काम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ये कि ड्यूरेशन सर्जरी का ज्यादा होता जाता है। तो वो जो मैंने आपको न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल बताया था, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितनी लंबी सर्जरी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन होने के। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड कैटेगरी, जो कि हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें ना सर्जन कुछ कर सकता है, हाँ सर्जन इन्फॉर्म कर सकता है हॉस्पिटल को, जनाब ये चीजें आपकी ना कमी कोताही आ रही है, इसको पूरा किया जाए ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो। और ना ही इसमें बेचारा पेशेंट कुछ कर सकता है, क्योंकि ये ऑल टू ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं ये फैक्टर। वो चीजें जिसमें अस्पताल कंट्रोल कर सकता है और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, उनमें सबसे पहले आता है जी स्टेरिलाइज्ड इन्वायरमेंट, स्टेरिलाइज थिएटर, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारे थिएटर स्टेरिलाइज नहीं है, उनकी अच्छी तरह स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई, तो जाहिर बात है मरीज को उसी थिएटर में लटाना है, वही मरीज को चीजें लगनी है, वही इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं। अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है तो मरीज को इन्फेक्शन होगा, इसमें सर्जन और पेशेंट कुछ नहीं कर सकता। तो स्टेरिलाइज थिएटर होना चाहिए, साफ सुथरा, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होने चाहिए, और जो थिएटर होता है ना उसकी वेंटिलेशन होनी चाहिए, जैसे अंदर सर्जन की टीम मौजूद है, बेहोशी वाले मौजूद हैं, मरीज भी अक्सर सांस ले रहा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मरीज को कमर में बेहोशी वाला टीका लगाते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर पेशेंट अब खुद सांस ले रहा होता है, और दूसरी बेहोशी होती है जिसमें मरीज को बेहोश डाल करके सांस वाली नाली डाल के तो वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है कि सर्जरी खत्म होगी तो इसको हम जगा देंगे। इन सूरत हाल में जब मरीज सांस लेता है, डॉक्टर सांस लेते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है ना वो कंटेमिनेटेड होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर गुड वेंटिलेशन होगी, वेंटिलेशन से क्या होगा जी, जो इन्फेक्टेड एयर है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाएगी और ऊपर से फ्रेश एयर अंदर आती जाएगी। इस तरह ये सर्कल चलता जाएगा और मरीज के इन्फेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है जी स्क्रीनिंग ऑफ द थिएटर। अक्सर थिएटर्स में जो चीजें होती है ना, बेहोशी वाली मशीन है, लाइट होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ड्रिप स्टैंड होते हैं, तो वक्त के साथ साथ उन पर जरासीम रहते हैं। अब ये अस्पताल का काम होता है कि उन जरासीम का वक्त में स्टेरिलाइजेशन करते रहे, वहां से सैंपल ले जाके लेबोरेटरी में टेस्ट करे कि यार जो इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, जो इन्वायरमेंट अंदर क्रिएटेड है, जो अंदर चीजें मौजूद है जो कि अंदर ही रहती है, उनको बाहर हम कहीं नहीं शिफ्ट करते, तो क्या उनमें तो इन्फेक्शन नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो फौरी तौर पर उसको वो सामान को तब्दील किया जाता है, और अगर वो काबिल इलाज इन्फेक्शन होता है तो वो मशीनरी सारी हम स्टेरिलाइज करवाते हैं, अस्पताल वो सारी मशीनरी स्टेरिलाइज करता है ताकि ये बार बार यूज होती रहे। अनलेस कि कोई ऐसा जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस मरसा एक जरासीम है जो कि दवाइयों से खत्म नहीं होता, अगर इस तरह का इन्फेक्शन जो जरासीम है वो थिएटर में मौजूद है तो हमें थिएटर को प्रॉपर वे पे स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट चीजें तब्दील करनी पड़ेंगी जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद रहती हैं। आखिरी फैक्टर वो जी सेपरेट वेट्स फॉर इन एंड आउट। मरीज के आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग-अलग होना चाहिए, क्योंकि मरीज एक ही रास्ते से आ रहा है, एक ही रास्ते से जा रहा है, तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना लग जाए। ये जी रिस्क फैक्टर है, पेशेंट, सर्जन, हॉस्पिटल रिलेटेड रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम वापस आते हैं दूध पे। जितनी मैंने चीजें बताई इनमें दूध का कहीं पे जिक्र नहीं है। अब आपको पता है कि हड्डी किन चीज की बनी होती है? हड्डी बनी होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की, और इसमें प्रोटीन्स होती हैं।
और विटामिन D3 क्या करता है? विटामिन D3 हड्डियों को मजबूत करता है। जो हम दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन D3 होता है। तो जो अगर हम दूध पियेंगे तो हमारी हड्डियों में ज्यादा कैल्शियम जाएगा, फास्फोरस ज्यादा जाएगा, विटामिन भी हमारा जो होता है वो कैल्शियम को हड्डियों में शिफ्ट करता है, हड्डियां मजबूत होंगी। अगर आपको फ्रैक्चर है तो आपको लाजमी दूध पीना चाहिए। जितना ज्यादा आप दूध पियेंगे उतना ज्यादा आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होंगी, आपके पट्टों में भी जान आएगी, आपका जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम, आपका कुव्वत मुदाफत भी बेहतर होगा। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि जो मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस की यही इनमें कहीं पे जिक्र नहीं किया गया कि दूध पीने से रेशा पड़ सकता है। दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होगी, इस तरह दूध पीते रहे, पिलाते रहे। मेरी तरह हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाहूंगा। एज ए डॉक्टर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो भी नहीं सकती। अगर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो मुझे डॉक्टर नहीं माना जाएगा। फिर भी मैंने मेरी कोशिश की कि अच्छा लिख के आपको समझा सकूं। आप डॉक्टर वकार को इजाजत दीजिए। कोई भी आपका सवाल हो, दूध पीने से रेशा हो सकता है या नहीं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।